अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में एक हीरो माने जाते हैं, कोरोना वॉरियर माने जाते हैं, जो इस वक्त नोडल ऑफिसर कोविड-19 है, सुपरटेंडेंट का चार्ज और डिप्टी सुपरटेंडेंट का चार्ज भी इनके पास है। एचओडी फॉरेंसिक हैं, एमरजेंसी इंचार्ज हैं और आरडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर जावेद साहब, पिछले अरसा दराज से आपको हम लोग देखते हैं कि आप 24/7 जो हैं वो आप हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। तो 24 घंटे आपकी ड्यूटी करने की क्या मतलब कोई मजबूरी है या ये आपका शौक़ है, ये जज्बा है? देखिए, जब से ये कोविड शुरू हुआ था तब से मेरे अंदर एक जज्बा सा आ गया था कि अपने लोगों को इस बीमारी से बचाना है। और इसके लिए मैंने शुरू से हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। मैंने एक टीम तैयार की अपनी, जिसमें सफाई वाले, सिक्योरिटी वाले, पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब मैंने एक पूरी टीम तैयार की। तो प्रिंसिपल सर ने ये एक मुझे नोडल अफसर बनाया और बोला कि ये चीज़ें संभालनी हैं। तब से हमने पूरी एक बिल्डिंग अपनी जो है कोरोना के लिए डेडिकेटेड कर दी। बीच में जो चैनल गेट थे वो ताले मार दिए और जितने भी शुरू से तो बहुत ही हेक्टिक था। आप देखते होंगे रात को 1:30-2 बजे आके हमें पेशेंट रिसीव करना, उनको चेक करना, और शुरू से तो काफ़ी खौफनाक चीज़ थी, पर फिर भी ऊपर वाले के फजल व करम से हमने संभाला। मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया, पूरे सफाई वाले, लॉन्ड्री वाले, सिक्योरिटी वाले, उन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत की। उनका खाना पीना जो है पूरा अच्छी तरह किया, क्योंकि हमने उनको कभी परेशानी नहीं होने दी। और एज ए लोकल और मैंने जो बैकग्राउंड मेरी थी वो मैं एज ए बीएसएफ में सर्व किया है। उधर से डिप्टी कमांडेंट जो है मैं छोड़ के आया था, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, तो इसलिए मैं आ गया था जब मेरा इधर हो गया था। तो अपने लोगों के बचाने के लिए एक जज्बा सा आ गया और एज ए लोकल भी मुझे काम करने का शौक़ पड़ गया। इसलिए मैंने दिन रात जो है अपने लोगों के लिए ये निछावर कर दिया। और इस बीमारी से आपको पता है कितनी ख़तरनाक बीमारी, ये वायरस है, ये नज़र तो आता नहीं है, ना किसी को ये छोड़ता है। मैंने अपनी फैमिली को अपने से दूर रखा, आज तक दूर ही रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं 24 घंटे इधर हॉस्पिटल में होता हूँ, पेशेंट्स को कभी फील नहीं होने देता, उनको कभी अवॉइड नहीं होने देता। इसलिए मुझे अपनी फैमिली दूर रखनी पड़ी और आज तक उनको दूर रखा हुआ है। और कभी कभी टेस्ट पूरा करवा के पूरा SOPs के तहत फिर मैं जाके मिल के आ जाता हूँ। तो अपनी फैमिली को आपने अभी राजौरी में नहीं रखा हुआ है? नहीं सर, एक्चुअली छोटे बच्चे हैं, वाइफ हैं, ये क्योंकि आपके बच्चों का तो नेचर आपको पता होता है, जब घर जाओ तो मिलते ही मिलते हैं। तो मैंने उनको जम्मू में शिफ्ट किया, वो अभी तक जम्मू में हैं। और अब देखते हैं इंशाल्लाह, क्या पता वापस लाएं, पर अभी तक स्कूल बंद हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या। पर अभी तक दूर ही रखा हुआ है, क्योंकि ये वायरस है, इसका कोई पता नहीं कब कहाँ कैसे किसी को क्या चपेट में ले ले, इसका कोई पता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इंचार्ज सुपरटेंडेंट भी हैं, डिप्टी सुपरटेंडेंट भी हैं यहाँ पे। तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने यहाँ पे तोड़ फोड़ की, सामान तोड़े गए, कुछ मशीनें तोड़ी गई, तो उसकी क्या वजह थी जो ऐसी नौबत आई? देखिए, लोगों को जज्बात मैं समझता हूँ, और कुछ लोग बिला वजह जो है तोड़ फोड़ कर देते हैं। और ये तोड़ फोड़, इसमें डॉक्टर की कोई नेग्लिजेंस नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर कोई नहीं चाहता कि उसकी पेशेंट की डेथ हो। और ये मैं मानता हूँ कि हर किसी को जवाब होता है। और ये मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ कि एमरजेंसी कभी खाली नहीं हो सकती। हमारी एमरजेंसी जो है, आपने सर्वे भी हुआ है, हमारी एमरजेंसी जो है वो बेस्ट एमरजेंसी में आई है, क्योंकि एमरजेंसी में हमने 2-2 डॉक्टर रखे हैं और पूरा हॉस्पिटल उन्हीं पे डिपेंड होता है। 4 बजे के बाद एमरजेंसी ही डॉक्टर भी देखते हैं। और कुछ लोगों ने जो तोड़ फोड़ की, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और उनका जब पुलिस ने भी इंक्वायर किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्वायरी की, वो पेशेंट पिछले 1 साल से बीमार था। और जब वो पेशेंट हमारे पास रात को आया तो डॉक्टर जमील ने उनको जवाब दे दिया था, क्योंकि वो ब्रेन हेमरेज का पेशेंट था। तो जिस पेशेंट को, अब डॉक्टर नहीं चाहता कि कोई पेशेंट उसका डेथ हो जाए, और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ उसके बाद अगर डेथ हो जाए तो तोड़ फोड़ करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और ये सामान जो टूटा है, ये उन गरीब लोगों का सामान टूटा है जो लोग जम्मू तक भी नहीं जा सकते।
और वो लोग सामान तोड़ते हैं जो दिल्ली भी जा सकते हैं, चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। और आज उन्होंने 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तोड़े, कार्डियो मॉनिटर तोड़े, और आज तक वो वापस नहीं आए। मैंने कई बार लोगों को भी बोला कि अगर शर्म है तो ये सामान वापस करो, क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का जो सामान है ये डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने आता है और वो अपनी ड्यूटी करके, जो अपने शिफ्ट है अपनी मेहनत करके चला जाता है। ये जो सामान है ये उन गरीब लोगों का है जो बेचारे जम्मू तक भी नहीं जा सकते। और आप देखते हो इन दिनों ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। हमने इमरजेंसी में 5-6 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रखे हुए हैं, और पिछले दिनों कल की बात है तो काफ़ी पेशेंट आ गए तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं थे। मैंने उनको कल ये एहसास दिलाया कि 3 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो लोगों ने तोड़े, आज वो होते तो इन पेशेंट को काम आता। अब आप देखो डॉक्टर को क्या फ़र्क पड़ना है, डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये तो एडम का काम है। ये मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। फोटोस्टेट की मशीन नहीं लाई थी, गरीब लोग जो होते हैं फोटोस्टेट कराते हैं, गायनी के पेशेंट होते हैं, वो अपनी फ़ाइल अपने डॉक्यूमेंट जो हैं फोटोस्टेट कराते हैं, उसके लिए इधर गवर्नमेंट ने एक फ़ोटोस्टेट की मशीन भेजी, पर कुछ लोगों ने बिला वजह वो मशीन तोड़ दी और आज तक वो मशीन वापस नहीं आई। असर किसका पड़ा? गरीब लोगों पे। ये जो सामान तोड़ा किसको असर पड़ा? गरीब लोगों को, जो लड़ाई भी नहीं कर सकते, आवाज़ भी नहीं उठा सकते और पेशेंट को जम्मू में ले जा सकते। मैं उन लोगों को यही बोलता हूँ, अगर उनको शर्म है तो हमारा वो सामान वापस कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से आवाम की एक शिकायत आ रही है कि यहाँ से पेशेंट को जो है वो बिला वजह ही जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है, कोई हेडेक नहीं लेना चाहता है पेशेंट की, तो क्या ऐसा ये हकीकत है बात? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का समझना होता है और ये उन लोगों का अग्रेशन ही होता है जो डॉक्टरों को अपना इलाज नहीं करने देते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इधर आते हैं तो बस डिस्चार्ज के लिए, रेफरल के लिए ही आते हैं, कि उनके पास सब चीज़ें होती हैं। वो सिर्फ हॉस्पिटल डॉक्टर को चेक भी नहीं करने देते, हम रेफ़र करो जी, रेफ़र करो जी। और खुदा न खास्ता, इलाज तो जान, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। और खुदा न खास्ता कुछ पेशेंट हम इधर अगर स्टेबल करने के लिए रखते हैं, हम उनको बोलते हैं कि पेशेंट स्टेबल करने दो, और कुछ पेशेंट हम रेफ़र नहीं कर सकते जब तक कि उसको स्टेबल करें। और कुछ पेशेंट्स को इधर कुछ हो जाता है, बाद में वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं कि हमने बोला था कि रेफ़र कर दो। पर आप मुझे बताओ, डॉक्टर ही नोट करेगा ना कि इसको रेफ़र बनाना है या नहीं बनाना है। और मैक्सिमम लोग आते हैं इसीलिए कि हमारा पेशेंट रेफ़र कर दो, उनको डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि वो उसका रीइंबर्समेंट करवा सके। और कई चीज़ें हैं जिनके लिए कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और कुछ चीज़ों के लिए हमें रेफ़र करना पड़ता है, पर वो बहुत ही कम पेशेंट होते हैं, उसमें तो रेफ़र करना ही होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जीएमसी राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज होने के नाते यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे आज तक जो है वो वेंटिलेटर नहीं है। जब डॉक्टरों को पेशेंट के ऑपरेशन करने पड़ते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो वेंटिलेटर यहाँ नहीं है, इसलिए आप पेशेंट को जम्मू ले जाओ। तो क्या वाकई में वेंटिलेटर आपके पास मौजूद नहीं है यहाँ? देखिए, पहले हमारे पास वेंटिलेटर 5-6 थे वेंटिलेटर, और अभी तक हमारे पास 40 वेंटिलेटर हैं, 40 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। पर हम वेंटिलेटर को क्या करें जब तक सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन नहीं होगी। इनको चाहिए था पहले ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन बनाई जाए जिस पे वेंटिलेटर चलेगा। वेंटिलेटर अगर अभी 40 वेंटिलेटर हैं, पर अभी हम उनको कैसे चलाएं? ऑक्सीजन लाइन तो नहीं है, तो सिलेंडर पे चलाएंगे। वो सिलेंडर कुछ आधा घंटा चलते हैं, कुछ 2 घंटे चलते हैं, कुछ 1 दिन चलते हैं, उसके बाद क्या होगा? अभी हमारा जो वेंटिलेटर हमने तैयार किए हुए हैं, अभी हमारे पास फंक्शनल जो वेंटिलेटर हैं 8-10 हैं, 8-10 वेंटिलेटर जो हमारे पास फंक्शनल हैं, पर वो किस पे हैं? सिलेंडर पे। सिलेंडर कहाँ से आएंगे? जम्मू से। और जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट 2 हैं, उनमें से एक ख़राब पड़ रहा है। और आपको पता है कितने न्यूज़ में पढ़ते हो कि इस टाइम ऑक्सीजन की कितना मारी चल रही है। अब हमारे सिलेंडर भी जम्मू जाते हैं, उधर से सिलेंडर लाते हैं, पर वो उधर जाके पता चलता है कि सिलेंडर कब मिलते हैं, कितने मिलेंगे। पर वेंटिलेटर में बोलूँगा हैं, पर हमारे पास सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन नहीं है, जो कि सबसे पहले उसको बनाना चाहिए था। अब इन्होंने कुछ पैसा रिलीज़ किया है, सेंट्रल लाइन बनेगी ऑक्सीजन की, तो फिर वो वेंटिलेटर जो है पूरे फंक्शनल रहेंगे, तब हम जाके बोलेंगे ये एक वेंटिलेटर जो है कंप्लीट वेंटिलेटर है। तो इस सिस्टम को, वेंटिलेटर सिस्टम को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए या फंक्शनल करने के लिए इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी आती है इसको? ये तो हाई अथॉरिटी का काम है, जो ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उन्होंने पैसा रिलीज़ किया हुआ है, अब किसको ये पैसा दिया है, किसने ये बनाना है, कितने डॉक्यूमेंटेशन होगा तैयार, कब ये होगा। पर अब मैंने सुना है कल परसों जब थोड़ा
पता चला, पेशेंट्स आए, उनको पता चला कि ऑक्सीजन लाइन नहीं है। अब कल का पता चला कि किसी कोई काम शुरू करने वाले हैं, मे भी हो सकता है आने वाले दिनों में ये शुरू हो जाए। तो ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग बहुत सालों से बनी हुई है। इसमें लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ था जो कई सालों से बंद था। तो अब इन दिनों में देख रहा हूँ मैं शायद ये फंक्शनल है। तो ये कब इसको फंक्शनल करवाया आपने? ये लिफ्ट जो है आज से 7-8 साल पहले जो बनी थी, ये हमारे मिनिस्टर साहब शबीर खान साहब ने इनका इनॉग्रेशन किया था, तब ये लिफ्ट चली थी। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लिफ्ट बंद हुई, पर माइनर सा प्रॉब्लम था, पर मुझे पता नहीं था कि क्यों ये बंद रही। जब मैंने आके इसका देखा तो प्रिंसिपल सर को मैंने लिखा, प्रिंसिपल सर ने लेटर लिखा, तो विद इन डेज ये अब फंक्शनल है। अब हमारे पास जो लिफ्ट है वो पूरी फंक्शनल हमने करा दी है, अब लिफ्ट जो है चल रही है। पर मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लिफ्ट को भी मिस यूज़ मत करें। मैंने अपने हॉस्पिटल अथॉरिटी वालों को बोला कि हैवी सिलेंडर, लॉन्ड्री वाली ये जो ट्राली जो है, और कोविड के चलते जो है इसमें कैपेसिटी है वो हमने कम की हुई है, ताकि लिफ्ट ज़्यादा देर तक चल सके, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ताकि हमारे जो एडम ब्लॉक है और जो हमारा थिएटर है वो 2nd और 3rd फ्लोर पर है। अब हमारा जो पेशेंट जो शिफ्ट हम लिफ्ट में ही करते हैं। अब एक हमने स्ट्रीम लाइन किया है, अगर लिफ्ट ख़राब होगी तो ये 2-3 दिन में जब इंजीनियर है वो आ जाता है और उसको रिपेयर करके ठीक करके देते हैं। जी, तो काफ़ी महीनों से ये शिकायत आ रही है कि हॉस्पिटल की सीटी स्कैन जो मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है। तो इतनी देर से वो मशीन ख़राब पड़ी है, आज तक उसको क्यों नहीं रिपेयर करवाया जा रहा है, फंक्शनल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, सीटी स्कैन मशीन जो है ये एक, मैं बोलूँगा हमारे हायर अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। 1 साल हो गए, महीने में नहीं 1 साल हो गए, खुद एज ए डॉक्टर, एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैंने खुद इस पर काफ़ी ज़ोर लगाया। प्रिंसिपल सर ने भी काफ़ी लेटर लिखे हैं इस पर, पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था कि इस पे जोर दें, क्योंकि हमारा पूरा पीर पंजाल रीजन जो है, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा इस सीटी स्कैन पे डिपेंड है। पर आज तक 1 साल हो गया है, किसी ने इसका कोई देखभाल नहीं की, इसका कोई चलाने की नहीं। जब मैंने छानबीन की तो ये एक प्राइवेट फर्म है, मेडिसिटी के अंडर है। वो मेडिसिटी वाले आते हैं, इसको देख के कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके चले जाते हैं। आज तक ये मेडिसिटी वालों ने ये इसको दोबारा ठीक नहीं किया और ना ही इसको देखने आए। अब ये हायर अथॉरिटी का काम है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज जम्मू है, उन्होंने भी अपना जो सीटी स्कैन है वो एक बाहर प्राइवेट वालों के हैंड ओवर किया हुआ है, वो उसको डेली बेसिस पे करते हैं और उसका रेट भी कम रखा है। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके ये हायर अथॉरिटी के, और हायर अथॉरिटी इसको जैसे प्राइवेट वालों के हाथ में देना उनको दो, और एक तो सस्ता होगा और दूसरा ये कभी ख़राब नहीं होगा। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे खुद हमें फील होता है जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि सीटी स्कैन ख़राब है। अब डॉक्टर्स का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो हायर अथॉरिटी का काम है। तो अब ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये अब करने चाहिए इनको, ये और विद इन डेज शायद हो गई, तो ये तो प्रॉब्लम तो है। ये इसमें हायर अथॉरिटी हम किसको मानेंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, या सेक्रेटरीट में बैठे हुए या डायरेक्टरेट में बैठे हुए लोग वो इसके ज़िम्मेदार हैं, या अपने मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी ज़िम्मेदार है? अब जैसे कि मेरे ऊपर जैसे प्रिंसिपल सर हैं, हमने तो प्रिंसिपल सर को बोलना है। अब प्रिंसिपल सर ने भी कितने लेटर लिखे हुए हैं, ये किन को लिखे हैं, सेक्रेटरीट में लिखे हुए हैं, ये उनको लिखे हुए पूरा एक डिटेल है। मैंने इंक्वायरी भी करवाई थी, उन्होंने इंक्वायरी भी की थी प्रिंसिपल सर से, ऊपर जो इन्होंने कई लेटर लिखे हुए हैं, पर अब उन्होंने आगे क्या किया इसका कोई पता नहीं है। और मेरी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, कि आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके पर एक किया जाए कि ये अभी तक 1 साल कम नहीं होता और कितने पेशेंट इसके लिए खजल हो रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जल्दी हो सके हायर अथॉरिटी से ये इसको ठीक करवा दें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो इसमें ज़्यादा सिंसियर नहीं लग रहे हैं, कि क्योंकि प्रिंसिपल की पोस्ट जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है, तो इसमें वो सिंसियर नहीं लग रहे हैं कि आज तक जो है ये प्रॉब्लम जो है हल नहीं की गई। प्रिंसिपल सर ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है तो उनको एक्सटेंशन मिली है, क्योंकि उनको रिटायर होने के बाद उनको प्रिंसिपल का जीएमसी राजौरी का एक्सटेंशन दी हुई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से जोर लगाया इस मेडिकल कॉलेज को रन करने में। पर अब बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो हायर अथॉरिटी का काम है। पर इस प्रिंसिपल सर ने काफ़ी लेटर लिखे हैं, और कोई भी हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट नहीं चाहेगा कि मेरे अंडर ये चीज़ ख़राब हो और मुझे बातें सुननी पड़े। इस पर ये कि प्रिंसिपल सर से ये ऊपर की बात है, और उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिखा हुआ है। एज ए डॉक्टर, एज ए प्रिंसिपल वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ ख़राब हो। और अभी इन दिनों तो उनको वो अपने आइसोलेशन में हैं,
तो वो जल्दी से, खुदा खैर करे, जल्दी से आएंगे और वो इस चीज़ को इनिशिएटिव दोबारा लेंगे, अच्छी तरह लेंगे। तो इसके साथ और भी बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक्सरे यूनिट में जो है वो एक्सरे की फ़िल्म जो हैं वो भी मेरे ख्याल में शायद 6 महीने से फ़िल्में ख़त्म हो रखी हैं हॉस्पिटल में, तो लोगों को एक्सरे के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। एम्बुलेंस का मसला है, ये सुनने में आ रहा है कि आजकल एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती है, लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो नहीं मिल पाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या? एक्चुअली एक्सरे फिल्म जो है वो 6 महीने से नहीं, ये मुझे लगता है 1-1.5 महीने से है, क्योंकि एक्सरे फिल्म ये चलता था हॉस्पिटल के HDFC फंड पे। जो पेशेंट आते थे, जो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह का फ़ंड, जो स्लिप का फ़ंड, जो और कुछ अल्ट्रासाउंड, ये वो जो CT स्कैन का फ़ंड, ये सारा जो फ़ंड आता था उन चीज़ों से, उस फंड से ये चीज़ें चलती थी। और जब से ये कोविड आया, कोविड-19 के चलते पेशेंट का आना कम हो गया, हॉस्पिटल में पेशेंट काफ़ी कम हो गए, इस बीच काफ़ी OPDs कम हो गई, काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह कम हो गए, CT स्कैन ऑलरेडी डिफंग पड़ा है, उसके चलते ये जो है HDFC जो है कम हो गया था, तो उसके चलते एक्सरे फिल्म जो है पिछले 1-1.5 महीने से नहीं चल रहे। पर इसके चलते हमने कभी पेशेंट को परेशानी नहीं होने दी। हम क्या एक्सरे फिल्म उनको नहीं दे पाते थे, पर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो कंप्यूटर पे जाके उधर रीड करके जो MLC केसेस के उनको सेव करते थे, और उधर जो इमरजेंसी केसेस जो है वो डॉक्टर हमारे कंप्यूटर पे जाके पूरा रीड करते थे और पेशेंट्स को अपना उससे डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देते थे। पर यह है कि एक्सरे फिल्म हम पेशेंट को नहीं दे सकते थे, पर हमने उनको परेशानी नहीं आने दी। दो एम्बुलेंसेज का काम है, एम्बुलेंसेज आजकल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, जैसे कि पहले हॉस्पिटल के हाथ में होता था। आजकल एम्बुलेंसेज का ये है 108 और 102 पे डायल करना है, फिर वो जम्मू इनका होता है, जम्मू से उधर से डॉक्टर इंक्वायर करता है कि पेशेंट क्यों शिफ्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या नहीं, वो डॉक्टर इस डॉक्टर से बात करता है, फिर वो उसी टाइम एम्बुलेंस प्रोवाइड हो जाती है। 108 और 102 पे डायल करना पड़ता है, वो पेशेंट उसी टाइम अवेलेबल हो जाती है। ये इस सिस्टम को उस तरफ, मतलब एम्बुलेंस को सिस्टम को उस तरफ हॉस्पिटल से हटा के उस तरफ ट्रांसफ़र करने की क्या वजह है, जबकि लोगों को उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है कि वो जब इन नंबरात पे कॉल करते हैं तो कभी तो लोग कोई अटेंड नहीं करता, और अटेंड करते भी हैं तो उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इस परेशानी को क्रिएट क्यों किया गया है, मतलब हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को क्यों हटाया गया? ये तो गवर्नमेंट्स के कुछ आर्डर थे, उनको पता नहीं किस वजह से क्यों हटाना पड़ा। मैं उधर से एम्बुलेंस जो हैं वो फ्री प्रोवाइड होती हैं, और अभी भी कुछ पेशेंट्स ऐसे जाते हैं जिनको हायर करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक स्ट्रीम लाइन हो जाए। कई बार हम खुद एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस प्रोवाइड हो जाती है। पहले तो 108 पे प्रोवाइड करते हैं, और फिर अगर उस पर ना हो तो फिर 102 जो हमारे पास एम्बुलेंस होती हैं 102 पे कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस प्रोवाइड होती हैं। और इन दिनों आपको पता है मेडिकल कॉलेज तो है, पूरा एम्बुलेंस हमारी जैसे कि 2-3 एम्बुलेंस हमारी ख़राब पड़ी हैं, और कुछ एम्बुलेंस हमने जो है कोविड के लिए डेडिकेट की हुई हैं। 1-2 एम्बुलेंस कोविड, हमारी 2-3 एम्बुलेंस जो हैं वो ख़राब पड़ी हुई हैं। हमारे पास इस टाइम 2-3 एम्बुलेंस ही हैं 102 की। तो कुछ ना कुछ परेशानी तो आती हैं, पर ये गवर्नमेंट्स के ही कुछ विचार हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये किया होगा। अब हर हॉस्पिटल, हर मेडिकल कॉलेज में ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ के कैजुअल्टी यूनिट में सुबह से लेकर शाम तक कितने पेशेंट जो हैं वो, कितनी OPD यहाँ पे हो जाती है? देखो, कोविड के चलते पहले काफ़ी कम हो गई थी, अब दोबारा जब हम पेशेंट को तो काफ़ी देर अवॉइड नहीं कर सकते। अब हमने जैसे कि रैट किट आई हैं जो ऑन स्पॉट टेस्ट, पहले टेस्ट नहीं थे, हमें काफ़ी खतरे में काम करना पड़ता था। अब जो है दोबारा OPD जो हैं वो बढ़ गई हैं, कम से कम हर OPDs वो 100-150 हर डिपार्टमेंट में हो जाती हैं। और हमारी सर्जरी जो इमरजेंसी वो तो ना तो पहले रुकी थी ना अब रुक रही हैं, पर यह है कि पहले से काफ़ी असर पड़ा है ड्यू टू कोविड के चलते। आप कोविड-19 के नोडल ऑफिसर भी हैं, तो बीइंग ए नोडल ऑफिसर आप ये बताएंगे कि इस वक्त आजकल जो है वो कोरोना की क्या पोजीशन चल रही है राजौरी में? अब के टाइम जो है कोरोना, ये लोगों को कितनी बार हमने बोला है कि जितना हो सके इस वायरस का कोई पता नहीं कैसे कहाँ कैसे होता है, पर हमारे यही लोगों से रिक्वेस्ट रही है और मेरी अभी भी यही रहेगी कि सबसे ज़्यादा मैं यही मानूंगा, जो मैं भी मानता हूँ, सोशल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसमें कारगर रहा है। मास्क डालो, सोशल डिस्टेंस, और जितना भी हो सके अपना हाइजेनिक मेंटेन रखो, और वही बचेगा जो ये सोचेगा कि सामने वाले को कोरोना है। और मेरे लोगों से सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई पॉजिटिव आता है उसको अवॉइड मत करो।
मैंने सबसे ये ज़्यादा देखा है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है उसको ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मेरा इससे कोई लेन देन ही नहीं है। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह मेंटेन रखो। और जो कोरोना खतरनाक जो कोरोना है वो अभी नवंबर और दिसंबर में आने वाला है, और जो लोगों ने लाइटली ले लिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है आप देखने शुरू हो गए हैं को कितने पेशेंट जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, वो लपेट में डेली आ रहे हैं। तो पिछले दिनों की बदौलत तो इन दिनों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ज़्यादा। पिछले दिनों से काफ़ी डेथ रेट भी बढ़ रहा है और केसेस भी बढ़ रहे हैं, पर ये किसकी वजह से हुआ है? लोगों की लाइटली लेने की वजह से। और मेरी यही बार बार रिक्वेस्ट रही है कि इसको लाइटली मत लें, बिला वजह हॉस्पिटल में ना आए, बच्चों को मत लाएं, बुज़ुर्गों को मत लाएं, खासकर हॉस्पिटल में वही आएँ जिनको ज़रूरत पड़ती है, वही हॉस्पिटल में आएं। और सोशल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मेंटेन रखें और मास्क लगा के रखें। जी, तो ये थे डॉक्टर जावेद साहब, जिनके ऊपर हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने या ज़िला इंतज़ामिया ने इतना भरोसा किया, इनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ डाली और ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।